लास्ट डिस्कशन में हम लोग देखा थे रिएक्ट जेएस के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था शकला का बूम बूम। शकला का बूम बूम बनाने का नाम था कि प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का नाम आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी देखा था कि कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे कि कंपोनेंट बस एक, यहाँ पे दो टाइप के कंपोनेंट यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेसिकली क्या रिटर्न करता है, यूआई रिटर्न करता है। जो फंक्शन आपका यूआई रिटर्न कर दिया समझो कंपोनेंट। क्लियर है? और नॉर्मल अगर एक और फंक्शन बनाया जो यूआई नहीं है उसमें नॉर्मल रिटर्न कर रहा है भाई 20, तो उसको कंपोनेंट की कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते। क्लियर हुआ? दूसरा सवाल होता है कॉलिंग का। जो कंपोनेंट होता है वो आपको किस तरीके से कॉल करवाना है, ऐसे मोको और अबाउट आपको पता चल गया था ना। ये सब चीजें मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था आपसे। यहाँ पे देखिएगा ये कंपोनेंट बनाया था कि कैसे सीएसएस फाइल को क्लास के थ्रू आप कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे वो ये तरीका है। बेसिकली आप जो यहाँ पे यूआई लिख रहे हैं ना बॉस, जो आप यहाँ पे यूआई लिख रहे हो, बेसिकली ये यूआई आप एचटीएमएल के अंदर नहीं लिख रहे हैं। ये आपका सिर्फ भ्रम लग रहा है कि मैं एचटीएमएल के अंदर लिख रहा हूं, बट कि नहीं, आप एक जेएस के अंदर लिख रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर जो मैंने लास्ट टाइम लोकल स्टोरेज में नहीं कोड नहीं लिखा था कि आपको उस इनर एचटीएमएल पे पूरा का पूरा टेबल उठा के अपेंड कर देता था, पूरा टेबल उठा के डाल देते थे, इनर एचटीएमएल इक्वल टेबल। वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। तो पहले हम लोग डॉम में पढ़े थे। लेकिन यहां पे अगर ये एचटीएमएल का, अगर एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं ना ये कोड को, तो यहां पे मैं क्लास नेम यूज नहीं करते, क्लास यूज करते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है। इसलिए यहां पे जावास्क्रिप्ट ने क्या नाम दिया है कि क्लास नेम यूज करो। भाई ये जेएस है, ये फाइल जेएस का फाइल है about.js, एचटीएमएल नहीं है तुम्हारा कि तुम क्लास लिख दोगे, ये जेएस है। क्लियर है? और ये जो तुम देख रहे हो ना, जो तुम लिखे एचटीएमएल, ये जेएस फाइल को क्या समझ रहे हैं? जेएस फाइल पता है, स्ट्रिंग। जेएस फाइल के लिए स्ट्रिंग है। फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग ही लिखते हैं ना यार। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डेटा टाइप, ये सब लिख सकते हैं ना। ये एचटीएमएल लिख दोगे, एचटीएमएल समझेगा वो रिटर्न। लेकिन मुझे एचटीएमएल लिखना है तो एचटीएमएल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। दोनों तरफ डबल कोट्स लगा दीजिए, वही चीज है। तो सर यहां तो आपने डबल कोट्स नहीं लगाया, तो जब लगा ही देंगे तो फिर रिएक्ट का मतलब क्या बनेगा, है ना। तो देखिए आप किसी भी चीज को जब ऐसे इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने कैसा क्या चीजें यूज किया है जो आप इसको डायरेक्टली आप लिख पा रहे हो एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, डायरेक्टली आप एचटीएमएल के फॉर्म में डेटा लिख देते हो। तो इसके लिए बेसिकली इसने जो यूज किया उसका नाम है JSX। क्या नाम है? JSX। आप यही नहीं, जैसे मैं रिटर्न से हटा दिया ना इसको, देखते रहना ध्यान से, यही सब मेरी प्रॉब्लम है यार, रिटेट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या है, a=20 है, तो रिटर्न आया। रिटर्न में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी यहां पे किसी ने बोला कि सर आपको यहां पे रिटर्न करवाना है, तो मैंने लिख दिया a, लो रिटर्न मिल जाएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, npm स्टार्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। अब ये ब्राउजर पे चलेगा, कंपाइल हो रहा है भैया ब्राउजर के लिए, पता है ना ये नोड.js का प्रोजेक्ट है। इसका आउटपुट मुझे ब्राउजर पे देखना है, तो उसके लिए चल रहा है डेवलपमेंट सर्वर, बिल्ड हो रहा है पूरा। देखिए खुलेगा अभी, तो 20 तो नहीं दिखा मुझे, क्यों? मैंने अबाउट का यूज नहीं किया क्या? आइए देखते हैं। अबाउट जो अबाउट फाइल है, अबाउट को कहां पे कॉल करवाया है, अबाउट टू कंपोनेंट है और अबाउट है। तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स के अंदर और यहाँ पे अबाउट को कॉल करवाया। तो अबाउट में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 20। अब मैं इस तरीके से लिखता हूँ, H1 के अंदर लिखता हूँ, आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, सिर्फ ऐसे लिखता हूं, अनकाउट। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एट रिएक्ट चाइल्ड फॉन्ट। आ गया ना कि ये जो आपने लिखा है वो बोल रहा है कि ये सही नहीं है लिखा हुआ इसका पैटर्न, क्योंकि इसके अंदर जब भी आपको देना है क्या दे सकते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट के थ्रू आप लिखिए यहाँ पे, या तो नल। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखें, अब आ गया। ठीक है, उसको अगर कोई एलिमेंट नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे ब्लैंक एलिमेंट यूज कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, इसको ब्लैंक वाले को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैगमेंट। लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब और समझाऊंगा कि फ्रैगमेंट करता क्या है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बस इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैंक ऊपर नीचे लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। देख लीजिएगा, लिख लीजिए। दूसरी बात ने बोला कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पता है ये पता मेरा क्या है, पूरा ये जेएस फाइल है। ये पूरा क्या है, मेरा एक जेएस फाइल है। अभी जेएस फाइल के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ रिटर्न में अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना हो, अभी मैंने 20 लिखा हुआ तो आ गया 20। ठीक है, आप H1 के अंदर, div के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। यही तो इसीलिए तो इसको कंपोनेंट बोलते हैं। एक div लिया और उसके अंदर लगा दिया a,
अगर आप ब्लैंक नहीं ले रहे हैं फिर भी 20 आ जाएगा। देखिए 20 दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ गया, 20 दिख गया। अब यहां पे एक चीज और कि जो भी आपको चाहिए, यहां पे लिखा हेलो, यहां पे इसको चलते हैं और यहां पे लिखते हैं हेलो। अब देखिए हेलो आ जाएगा, जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? ये सर ये वाला आ गई तो एचटीएमएल में ये कैसे आ गया? अरे भैया कौन बोला ये एचटीएमएल है यार? सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालो कि एचटीएमएल मत बोला करो उसको, जावास्क्रिप्ट है ये। और जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या? फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, हो गया ना, उसको यूज कर लिया रिटर्न में, क्लियर हुआ? रिटर्न करने, रिटर्न में यूज कर लिया। तो रिटर्न में आपने डिव लिखा है, सर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये डिव नहीं है, जावास्क्रिप्ट के लिए डिव नहीं है, क्लियर हुआ? अगर जावास्क्रिप्ट के लिए डिव होता ना, मान लिया कि डिव होता तो नोड जेएसएस को समझ नहीं पाता। नोड जेएसएस को स्ट्रिंग के तरीके से समझ रहा है कि एक स्ट्रिंग है, डिव डिव नहीं है। डिव क्या है? कुछ नहीं है, डिव स्ट्रिंग है ये, ऐसे लिखा हुआ है। सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन। मैं एक और फाइल ओपन कर रहा हूं यहां से, ओपन ओपन न्यू विंडोज से साथ। ऐसा है वो, बताता हूं क्या ये ऐसा है, ऐसा है फंक्शन dd रिटर्न हेलो, यही है वो, यही चीज लिख। क्या गलत है क्या? किसने बोला सर हेलो लिख दिया आपने, तो ऐसे h1 के साथ लिख देंगे तो क्या बताओ? एचटीएमएल है सर, ये एचटीएमएल है। कौन बोल रहा है एचटीएमएल है? ये एचटीएमएल नहीं है, क्या ये? स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये ब्राउजर पे चला तो ब्राउजर के लिए क्या समझ लेगा? h1, क्योंकि एचटीएमएल को कौन समझता है? फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देगा? स्ट्रिंग। चलो भैया तुमने स्ट्रिंग मांगा, ये लो, लेकिन दिया किसको? ब्राउजर। ये फंक्शन ने किसको दिया? ब्राउजर को। ब्राउजर तो समझ रहे, अरे वाह h1 मिला मुझे। यही हो रहा है यहां पे, क्लियर हुआ? फंक्शन के लिए क्या है? सिंपल एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में ये वाला जोड़ दिया। अब आप करके दिखाओ, ये आपको दिख रहा है? ये वाला फाइल ध्यान से देखना, दिख रहा है? दिख रहा है ना? यहां पे एक वेरिएबल है कॉस्ट a इक्वल 20। सर सो 20 इसमें डाल के दिखाओ h1 में। अभी डाल के दिखाता हूं, बैकटिक $a, यही तो लिखा था, यही तो लिखा था। यहां पे सेम केस है, सेम केस है भैया भाई मेरे, एकदम जो लिख रहा हूं ना यहां पे वो सेम केस है, बट यहां पे डॉलर नहीं लगाया। ये रिएक्ट का फीचर है, रिएक्ट ने बोला ये भाई ये तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के, वही चीज है, सेम टू सेम। इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्या ये? टेम्पलेट स्ट्रिंग, उसी का यूज किया है मैंने यहां पे। बट वो इसको क्या बोलता है, किस फॉर्मेट में बोल रहा है कि आप जो आपने डायरेक्ट एक एलिमेंट लिख दिया बिना ये लगाए यहां पे, तो बोला अब रिएक्ट बोल रहा है ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी लाइब्रेरी यूज कर, ये सब करना ही है आपको। जब आपको मैं यही करने के लिए बोलता तो आप रिएक्ट ही यूज करते, आप खुद ना बना लेते सारा, समझ रहे हो? जैसे एक आदमी आया, अब बोला मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है, टिकट ले लिया बस का, कोई नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा। तो बस का टिकट क्यों लिया? पैदल ही चले जाओ, ठीक है। तो जब हम मुझे ऐसे ही लिखना होगा तो मैं रिएक्ट यूज करूंगा यार, क्लियर हुआ? और रिएक्ट ने और भी फीचर है इसके अंदर, ये JSX बोलते हैं। जैसे ये हेलो लिखा हुआ ना, कि कोई ऐसे भी लिख सकता है, देखिए कर्ली ब्रेसेस लगाया, यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हेलो है ना, ए के अंदर क्या है? हेलो था। अब कोई बोला सर ए के अंदर h1 भी डाल सकते हैं क्या? यस, यही फीचर है JSX का। तो स्ट्रिंग आपको लगाना पड़ा, आपने डायरेक्ट ए के अंदर क्या डाल दिया? h1 के साथ हेलो, और इसके अंदर मैं सिर्फ ए को लिख दूंगा। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे टैग लगाना पड़ेगा, एक ब्लैंक इसके अंदर आ गया, क्लियर हुआ? आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिट मिलेगा आपको रिएक्ट के अंदर कि आप एक वेरिएबल के अंदर एलिमेंट को डाल सकते हैं। समझ में आया सर? आप एक वेरिएबल के अंदर एलिमेंट को डाल सकते हैं, ये सब बेनिफिट है इसके अंदर। लेकिन यही चीज अगर आपको यहां करना हो ना तो बात अटक जाएगी। देखो अब कर, क्या आ जाएगा? ये समझेगा ही नहीं क्या है। अगर डीडी को मैं कॉल करूं सर तो समझेगा ही नहीं क्या है। आ गया? नोड जेएसएस को समझ ही नहीं पा रहा है क्या है। ये ब्राउजर भी नहीं, ब्राउजर में भी दिक्कत हो जाएगी चलना, क्योंकि आप लिख ही नहीं सकते। तो इसको लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर ऐसे और इधर ऐसे, ऐसे लिख, क्लियर हुआ? आप समझ जाएगा, आप कोई एरर नहीं आएगा, मैं इसको चलाऊंगा परफेक्ट। बट इसी को सॉल्व करके कैसे कर देता है? ऐसा कि तुम ऐसे लिखो, ऐसा ना तामझाम मत करो, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर है? ठीक है, तो आप इस तरीके से इसी को हम लोग क्या यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट,
और ये किसके कौन से फीचर के थ्रू ये आता है, इसका नाम क्या है, किस तरीके कौन से फीचर है, JSX। JSX फीचर के जरिए आप एक वेरिएबल के अंदर भी एलिमेंट को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। क्लियर है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी कंपोनेंट हो, किसी भी कंपोनेंट में आप ये काम को कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये about.js फाइल, ये about दिख रहा है आपको फंक्शन। आप कोई भी कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कितने कंपोनेंट कॉल हो रहा है, तो ये दोनों कंपोनेंट को आपने इंपोर्ट किया होगा ऊपर। ये क्या है ना, यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट ऐप भी इंपोर्ट है, एक कंपोनेंट अबाउट भी इंपोर्ट है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज का मैं आपको डेफिनेशन बाद में दूंगा कि बेसिकली ये जो कंपाइल होता है, वेबपैक कंपाइल्ड होता है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग रिएक्ट पे सीखने पे फोकस करते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी अभी वो डिटेल नहीं सीखेंगे जो जिसमें मुझे अभी ये बताना पड़ेगा कि कंपाइलेशन स्टेप क्या है और किस तरीके से इसका वर्कफ्लो चल रहा है। मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ, अब वो मैं बताऊंगा जब ये आपको बनाना सीख जाएंगे तब। ठीक है ना। जैसे इसमें कितने भी कंपोनेंट जो भी इंपोर्ट करते हो तो उसमें होता क्या है, क्या वो सिंगल फाइल बन जाता है पूरा इंपोर्ट होने के बाद एक फाइल में आता है, ये क्या होता है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको छोड़ो हटाओ, अभी सिंपल सीखते हैं। तो कंपोनेंट को कैसे यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये कंपोनेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, जो कंपोनेंट कॉल हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड मतलब यूज स्ट्रिक्ट, ये यूज स्ट्रिक्ट का फीचर लगा के रखा है यहाँ पे, मतलब पहले से आपको सेफ मोड में आपको काम करना है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो उसको डिक्लेरेशन करना जरूरी है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। आप ऐसे नहीं लिख देखो, ये जैसे about.js है, अब देखिए हटा दिया। ठीक है, चेक कर, आ गया ना, क्या लिख रहा है बताओ क्या लिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, फिर भी आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे नहीं यार, अभी मैं आपको इसमें करके दिखा दूं, नॉर्मल जेएस फाइल में ये रन हो जाएगा। आ जाओ, देखो यहाँ ये डीडी दिख रहा है ना, कॉल किया है, कौन सा 18, कोई एरर आया, यहाँ पे क्यों आया, पहले तो ये बताओ यहाँ पे एरर क्यों आया, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। समझ में आया, स्ट्रिक्ट मोड ये कहता है कि आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है, आप विदाउट डिक्लेरेशन आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा आपके जितने भी कंपोनेंट हैं तो किसमें चल रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोड। आफ्टर प्रोडक्शन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट, उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन डेवलपमेंट मोड आप इसको लगाइए, बहुत जरूरी है जब तक आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। इससे आपके सारे एरर्स, बग्स, जो भी कुछ एरर ऐसे होते हैं जो मतलब साइलेंट एरर होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा एक टाइप का ही एरर है, लेकिन है वो सब डिटेक्ट कर लेगा ये। क्लियर है, आपको देखो यहाँ पे मैं लिख रहा था बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, मुझे एरर दे दिया, मैं पागल हो जाऊं, अरे क्या है जावास्क्रिप्ट में तो चलता है ये कोड, लेकिन ये क्या है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यूज। अब देखो ये वाला एरर करके दिखाओ, ये वाला एरर करके दिखाओ आपको, अब देखो अब एरर देगा ये, अब देखो एरर देगा ये, ऊपर एक है डिक्लेयर, पहले कमेंट कर देते हैं पूरे को, और यूज स्ट्रिक्ट यहाँ नहीं, यहाँ भी लगाना है। हाँ, इसके लिए अलग से आपको लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला अंदर से ऊपर वाला कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा ध्यान से। आ गया एरर, रेफरेंस एज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ, समझ में आया सर। तो सर आपने अपने फंक्शन में तो नहीं लगाया सर, आपने अपने फंक्शन में तो नहीं लगाया, वो तो बाहर लगा हुआ है फंक्शन, तो यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट को हैंडल करने के लिए अपने फंक्शन में लगाते हैं, आपने तो अपने इसको हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी चलाओगे तो एरर दे देगा, देखो एज नॉट डिफाइंड, इसको हटाते सही हो जाए। आप अपने फंक्शन के अंदर लगाया, ठीक है सर, बहुत आप तो सब बेवकूफ बना दिया मुझे, ये फंक्शन के अंदर यूज स्ट्रिक्ट लगाया आपने तो नहीं चला, आपने फंक्शन के अंदर कहां लगाया, पहले तो ये बताओ, और इसमें एरर क्यों दिया फिर। नहीं यार, आपने ना यूज स्ट्रिक्ट का वीडियो देखा है, देखते ना ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे। जो भी फंक्शन एक्सपोर्ट मॉड्यूल में होता है उसमें डिफॉल्ट यूज स्ट्रिक्ट मोड लगा होता है। क्लियर हुआ, अगर मैं जैसे इस फंक्शन पे एक्सपोर्ट लगाऊं ना, ये वाला एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक यूज स्ट्रिक्ट में आ जाएगा। क्लियर हुआ, अगर मैं जैसे इस पे अब देखो कोई एरर नहीं देगा, अब इस पे एक्सपोर्ट लगाएं, अब तो खैर चलेगा नहीं, दिक्कत करेगा, सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि एक्सपोर्ट को समझ नहीं पाएगा, इसके लिए मुझे पहले सेटअप करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी समझेगा। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन को एक्सपोर्ट मोड में डालोगे तब जाकर के ये ऑटोमेटिक इसमें क्या लग जाएगा, स्ट्रिक्ट मोड। क्लियर हुआ, अब ये फंक्शन किस में है, स्ट्रिक्ट मोड, एक्सपोर्ट मोड। क्लियर है, तो सर अगर मैं किसी फंक्शन को एक्सपोर्ट मोड में ना रखूं, जैसे ये वाला,
और इसमें मैं ए को यूज करूं तो, और ए यहां हटा देता हूं, तो यहां पे भी तो आ रहा है एरर। अब अबाउट टू एक्सपोर्ट इंडेक्स पे चलते हैं और अबाउट टू मोको था ना, इसको कमेंट करते हैं और इसको यहां से हटा दें। अब ये रहा अबाउट टू, ये तो एक्सपोर्ट मोड में नहीं है, ये तो एक्सपोर्ट मोड में नहीं है। अब क्यों एरर दे रहा है? तो ये बाहर लिखा हुआ है, इसको अब अंदर करते हैं पहले। ठीक है, अबाउट टू। अब तो नहीं आना चाहिए एरर, समझ में आ रहा है? एक चीज और, यहां पे चलते हैं। देखिए जैसे इस वेरिएबल पे आप लिखोगे वैर या कुछ भी, प्रॉब्लम रिजॉल्व। वैर या कॉन्स्ट कुछ भी लिखो, जितने भी आप यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, ये वेरिएबल को, ये सारा आपके ये index.js फाइल जो यहाँ पे लगा हुआ है, react.strict मोड, ये हर लेवल से आपको स्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको कोई भी वेरिएबल पूरे पूरे एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पहले। अगर आप इसको हटा भी दोगे ना तो भी इसके लिए रिलेटेड आपको यहाँ पे एरर देगा जो भी आप डिक्लेयर करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो मोड होता है ना, अगर आपने किसी फाइल को एक्सपोर्ट किया है तो पूरे एक्सपोर्ट का जो मोड होगा ना स्ट्रिक्ट मोड में रहेगा। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन को करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना स्ट्रिक्ट मोड क्यों लगा हुआ है। ये लगा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड, इसके लिए लगा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट हो उसमें कोई बग, किसी टाइप का कोई एरर, ये सब चीजें उसमें ना आए। क्लियर है? ये सब चीजें उसके अंदर ना आए, याद रखिएगा। परफेक्ट, समझ में आ गया? तो आपके कंपोनेंट के ये सब सारे फीचर्स मैं आपको बता दूं।